गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंडा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं केयूर लवाना फ्रीडम म्यूचुअल फंड से बोल रहा हूं, सूरत गुजरात से। आप जानते हैं मेरी चैनल में मैं अपने इन्वेस्टरों के साथ चैट करके, मीटिंग करके आपके म्यूचुअल फंड के काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आज हमारे बीच है मिस्टर करणप्रीत सिंह, जो हमारे साथ लगभग 3-3.5 साल से जुड़े हैं। नोटबंदी के बाद उन्होंने शुरुआत की थी एसआईपी की। तो यंग इन्वेस्टर भी हैं, इनके अंकल हैं, मेरे साथ करीबन 13-14 साल से जुड़े हैं। लेकिन ये जनाब जो है वो 3-4 साल से ही मेरे साथ है। तो हमारी कोशिश ये है कि हर एज ग्रुप के इन्वेस्टरों के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस है वो क्रिएट किए जाए और नेचुरली उसका आंसर दिया जाए। हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है। करणप्रीत जी फर्स्ट टाइम ही यहाँ आए हैं, हमारे बहुत आग्रह करने पे कि भाई आज आना ही है आपको। तो मैं करणप्रीत से दरख्वास्त करूंगा कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या हमारी जो 3-4 साल की जर्नी रही हो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। आपको मेरे बारे में क्या पॉजिटिव चीजें लगी, कुछ नेगेटिव चीजें हो, ओपनली शेयर कर सकते हैं हम। देखिए, ऐसा है कि मैं फर्स्ट टाइम ही एसआईपी में जुड़ा था। थोड़ा लाओ। तो एसआईपी जैसे हमने स्टार्ट किया तो जैसे आफ्टर अ ईयर और सो मैंने एनालिसिस रिपोर्ट्स वगैरह देखने चालू किया एंड रिटर्न अपना अच्छा आ रहा था। तो उसी वजह से फिर मैंने एसआईपी के अमाउंट्स वगैरह सब डबल कर दिए। तो ठीक है, मतलब रिटर्न अच्छा आ रहा है। आई एम सेटिस्फाइड विद अराउंड 18 to 19% जैसा अपना आ ही रहा है अभी फॉर द टाइम बिंग। अराउंड अगर ऐसा देखा जाए ना, हमने नोटबंदी के बाद जो एसआईपी शुरू की उसका मैंने सीएजीआर निकाला था, अराउंड 23% बैठ रहा है। इनके अंकल ने एक 2008 में कुछ फंड लिए थे मेरे पास और इनका क्या 2008 के टॉप में आए थे। हाँ। तो वो कुछ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसका सीएजीआर आज की डेट में भी 8% ही है। जनरल इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि टॉप में आते तो है लेकिन फिर बॉटम में डर जाते हैं, एवरेज नहीं कर पाते। फिर वापस जब ये आए तो नोटबंदी के बाद आए तो वापस टॉप मार्केट में एसआईपी। तो मैंने पिंटू भाई को बोला, इनके अंकल जो है पिंटू भाई, कि पिंटू भाई आप हमेशा टॉप मार्केट में ही क्यों आते हो, कभी बॉटम मार्केट में भी आओ। तो जब 2017 में टॉप मार्केट में उनका एसआईपी कुछ चल रहा था एक अमाउंट का, फिर मैंने जब 2018 का क्रैश आया मैंने बोला एसआईपी डबल करिए। जब मार्केट गिर रहा होता है तब हमें एसआईपी की अमाउंट या इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ानी होती है। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि जब मार्केट चढ़ रहा होता है तब लोग डबल कर दे इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हर नए इन्वेस्टर को बोलता हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपके घर पे एक टीवी रखिए जिसमें जी बिजनेस या सीएनबीसी आवाज लगाइए और उस टीवी को उल्टा इंस्टॉल करिए उल्टा उसको रख दीजिए और उसके बाद म्यूट करके इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, तो शायद आप लोग ज्यादा कमाओगे। ये मेरा मानना है। क्योंकि नया इन्वेस्टर को क्या होता है, अच्छा बढ़ रहा है, टीवी उल्टा होगा तो एक्चुअल में वो गिर रहा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो जनरली होता क्या है कि पिंटू भाई के साथ तो मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, वो भी मेरे एक दूसरे फ्रेंड के रेफरेंस थ्रू ही आए थे, हरू भाई है, उनके अंकल का नाम वैसे त्रिलोचन सिंह जी है। और हमारा काम लगभग रिलायंस लाइफ के टाइम से चल रहा था। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में मैंने पिंटू भाई की और इनके जो करणप्रीत जी है उनके फादर की पॉलिसी ली हुई थी, रिलायंस मार्केट रिटर्न प्लान, जो शायद तीसरे या चौथे साल पे हमें उसकी जरूरत भी पड़ी थी। लेकिन रिलेशन हमेशा मैंने जो रखा है पिंटू भाई के साथ भी, वो हमेशा, वो आज की डेट में जानते हैं कि केयूर भाई कोई गाइडेंस देंगे तो गलत नहीं देंगे। आज की डेट में इवन डायमंड गुड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मैंने पिंटू भाई को बोला था कि पिंटू भाई ज्यादा तो मैं फोन करता नहीं, लेकिन जब अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो हमें जंप कर देना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। पब्लिक जनरली ये देखती है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है। महंगा स्टॉक अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो महंगा लो, लेकिन सस्ता रिटर्न नहीं दे रहा है तो सस्ता लेने का मतलब क्या है। अगर कोई चीज 100 रुपये की 50 रुपये हो गई है तो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि 50 का 25 भी हो जाएगा। लेकिन जो 500 का 1000 हुआ तो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि 1000 का 2000 हो जाएगा।
तो यही सब चीजें हैं जो एक यंग जनरेशन में क्या होता है कि एक तो नए होते हैं और थोड़ा यंग ब्लड। जब मैं भी यंग था आपकी एज में तो मुझे भी लगता था ये ले लूं वो बेच दूं यहाँ। तो ये एक एज का डिफरेंस है। और जब स्टॉक मार्केट में चाहिए ठहराव, समझ लो कि पेशेंस चाहिए, ठहराव चाहिए। बहुत जल्दबाजी करोगे, अगर जैसे 8,000 निफ्टी गिरा था तो काफी लोगों ने 12,400 पे ऐसा लगा, ऐसा 11:30 आया अब तो सारा माल डाल दो, 11 आया अब तो डाल ही देना है, 10:30 आया भाई अब तो डाल दो। अब फिर 9:30 आता है, अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। 8:30 है, अरे हमारे पास पैसे ही नहीं है। पिंटू भाई का मैंने मानो कि बीच में 10,000 पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया था और सीधा दूसरा टुकड़ा सीधा 7,500 की निफ्टी पे। समझ लो कि भाई पेशेंस रखो, पहले मार्केट को पूरी तरह से गिरने दो। ऐसा थोड़ी कि गिर के दूसरे दिन 4,000 पॉइंट बढ़ जाएगा। चाहे तो बढ़े हुए मार्केट में आप 5% भले कम कमाओ, 5% उसको बढ़ने दो। आपको लगे कंफर्मेशन आए कि भाई मार्केट बढ़ रहा है तब चाहे डाल दो पैसा, लेकिन आप एक स्टेबिलिटी के साथ या उसके साथ डाल दो, कॉन्फिडेंस के साथ डाल दो कि भाई जितनी गिरावट थी वो हो चुकी है। तो भले मैं 5% का लॉस सहन कर लूंगा, लेकिन 50% का लॉस हम बेयर नहीं कर सकते। तो इस वे में इनके पोर्टफोलियो में मैंने एसआईपी जब की थी तो डेट लगभग 30% जैसी कैश रखी थी 2000, और बाकी के फंड भी जो जो हमारे टैक्स सेवर थे जो लॉक इन में थे, इसकी वजह से हम शायद डेट क्रिएट नहीं कर पाए। और ये जो एवरेज की उसकी वजह से आज उनका सीएजीआर अराउंड 21% है। दो चीज होती है, जनरल लोग बोलते हैं कि सीएजीआर सिर्फ 21% या उनको कम लगता है, लेकिन हम जब पैसा डालते हैं ना, जब एसआईपी थ्रू डालते हैं ना, तो होता क्या है कि आपने 7,500 या 8,500 या 10,000 रुपए तो 3-4 महीने ही रहा। तो 4 इंस्टॉलमेंट ही ऐसे हैं जो बॉटम मार्केट में गए, और जो मैंने एवरेज की वही है जो बॉटम मार्केट में गई। बाकी तो सारी चीजें आज की डेट में भी एसआईपी चल रही है वो टॉप मार्केट में जा रही है। आज की डेट में इनकी एसआईपी में बैलेंस डेट का कॉम्बिनेशन, गोल्ड का कॉम्बिनेशन में करा रहा हूँ। ज्यादा एग्रेसिव फंड मैंने नहीं दिए हैं कि वापिस अगर कोई फॉल आएगा तो उसमें उस कैश को यूटिलाइज किया जाएगा। क्या आपको लगता है एक्सपेक्टेड है आगे? देखो मार्केट में ऐसा है कि अगर आना होगा तो 14,000 भी आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो शायद ये करेक्शन का लास्ट फेज है, नेक्स्ट वीक से वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कैसे न्यूज आते हैं, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर सब है। मान लो कि कल से कुछ वॉर का माहौल हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी इस बार गिरने की 1-2 वजह रही है कि अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो फिर थोड़ा मार्केट, और मार्केट कभी भी वन वे नहीं चलता, समझ लो। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि इतना लंबा 10,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ी, वो भी 1-2% से ज्यादा करेक्शन के बिना। बाकी इतना गैप अगर चढ़ना हो ना तो बीच बीच में करेक्शन आते हैं। मैंने लगभग 4 दिन पहले पिंटू भाई से बात हुई थी। पिंटू भाई बोले कि क्या होगा, अभी इन्हें बेचना चाहिए क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा कुछ अपने को जरूरत है, तो 7 लाख का आप माल बेचना था। तो मैंने पिंटू भाई को बोला देखो पिंटू भाई, 2 संभावनाएं है। अगर यहां से करेक्शन आया तो वो हेल्दी माना जाएगा, तो समझ लेना कि तेजी लंबी चलने वाली है। लेकिन अगर यहां से ऐसे ही 20,000 पहुंचा ना तो समझ लो कि 12,000 आने में भी देर नहीं लगेगी, फिर जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से गिरेगा। लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ना है तो थोड़ा बीच में ठहराव लेना पड़ेगा। जैसे हम पहाड़ पर्वत चढ़ते हैं या ट्रैकिंग पे जाते हैं, अगर कोई बंदा रेस्ट नहीं कर रहा है, चढ़े ही जा रहा है चढ़े ही जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसका पैर फिसलेगा और सीधा नीचे। लेकिन अगर कोई अच्छा ट्रैकर होगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा। बीच बीच पे ऐसे चेक पोस्ट होते हैं, ट्रैकिंग में आप देखोगे कि पोस्ट होते हैं कि वहां आपको रेस्ट करना होता है। तो मैं एक अपना पर्सनल अनुभव, अगर ट्रैकिंग की बात निकली है तो मैं अराउंड 17 या 18 साल का था तब LIC की तरफ से ट्रैकिंग में गया था। कुछ चीजें हमें लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखनी चाहिए। मार्केट जो है हमारा लाइफ ही है, लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो ट्रैकिंग था, कुछ 30-40 लोगों ने पार्ट लिया था उसके अंदर। तो मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं नंबर 1 आऊं, समझ रहे हो, कुछ ऐसा किया जाए कि वो अवार्ड मुझे ही मिले। कुछ कैटेगरी रखी थी, बेस्ट ट्रैकर, बेस्ट पार्टिसिपेंट, समझ लो। तो ऐसे करते करते हमने चढ़ाई शुरू की। तो मैं हमेशा सोचता था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा तो मुझे बेस्ट ट्रैकर का इनाम मिल जाएगा। तो
हम तो चलने लगे। मैं सोचूं कि कोई आगे निकलना नहीं चाहिए, फटाफट आगे पहुंचता था, फोटोग्राफी ये वो करता था, देखा सब लोग आ रहे हैं, वापिस आगे भागता था, थोड़ा वापिस फोटोग्राफी किया, वापिस सब लोग आ रहे हैं, मैं भागता था। तो हर ट्रैकिंग में जो स्पॉट होता था, फाइनल स्पॉट या जो टेंट फायर बोलते हैं, वहां सबसे पहले मैं पहुंच जाता था। समझ लो, पूरे ट्रैकिंग में मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर वापस 10-15 दिन की ट्रैकिंग के बाद हम सूरत आए। LIC ने ऑर्गेनाइज किया था फंक्शन। तो फंक्शन में जब अनाउंसमेंट हो रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड कि हर जगह तो पहले मैं ही पहुंचा हूं तो मुझे ही मिलेगा। तो बोला कि बेस्ट ट्रैकर का अवार्ड मिलता है मिस्टर समीर को। तो मेरे को बहुत आया गुस्सा कि हर जगह पे तो स्पॉट पे मैं पहले पहुंचा, बेस्ट ट्रैकर का अवार्ड इन्हें कैसे दे दिया। मुझे बेस्ट पार्टिसिपेंट का अवार्ड मिला था उधर। तो जब मैं अवार्ड लेने गया पार्टिसिपेंट का, तो मैंने बोला कि मैं बेस्ट ट्रैकर का अवार्ड डिजर्व करता था, अगर आपने नहीं दिया है तो सिर्फ मुझे कारण बता दीजिए, मुझे कारण बता दीजिए कि मुझे बेस्ट ट्रैकर का अवार्ड क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, बेस्ट ट्रैकर वो नहीं होता जो सबसे पहले पहुंच जाता है, बेस्ट ट्रैकर वो होता है जो हर फुटस्टेप की रिदम एक सी रखता है। कि अगर आपका पहला फुट 1 फीट का है, एक स्टेप, तो आखिर जब तक आप चढ़ाई कर रहे हो आपका फुटवर्क सेम अमाउंट में आना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपके पैरों में दर्द भी कम होगा, आपकी ब्रीथ पे आपका कंट्रोल रहेगा, और एक स्टेप पे आप जाओगे, रेस्ट करोगे, फिर वहां से वो सारे ग्रुप को ले जाता है ना जो आगे, वो बेस्ट ट्रैकर होता है कि सबको संभाल के रखता है। ऐसा नहीं कि खुद आगे भाग गया और बाकी सब नीचे गिर रहे, उसका कोई आपको पड़ी नहीं है। तो उस वजह से मिस्टर समीर को दिया गया बेस्ट ट्रैकर का अवार्ड। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि हर स्टेप अपना इक्वल होना चाहिए। कोई किसी ने मान लो कि शॉर्ट रन में 30% CAGR निकाल दिया, लेकिन वो रिस्क भी बहुत ज्यादा ले रहा है। मार्केट क्रैश जब होता है तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम देगा। अभी 1000 पॉइंट आने में कितना, निफ्टी गिरने में, इतना बढ़ने में कितना टाइम लिया, गिरने के लिए 10 दिन भी काफी। अगर वापस 10,000 आना है 10-15 दिन में भी आ सकता है। चढ़ने के लिए तो 1.5 साल लगा दिया। आप जब पर्वत पे चढ़ते हो ट्रैकिंग पे, तो चढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर पैर फिसला तो नीचे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यही थोड़ा स्टॉक मार्केट का काम है। तो मैं हमेशा इन्वेस्टरों को बोलता हूं कि ज्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट हो तो उसमें थोड़ा संभल के कॉशियस होके चलिए, वहां से गिरने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर आज चाहूं तो मैं आज भी इक्विटी में ऐसे भी दूंगा, मुझे इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबको साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, लंबी जर्नी की जाए। हमें एक ट्रैकिंग के बाद दूसरा ट्रैकिंग, तीसरा ट्रैकिंग भी करना है, ना कि हमें लास्ट ट्रैकिंग करना है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि हर बंदा अगर आया है 20, 25, 30, 40 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन का गोल रखेगा तो एक बड़ी अमाउंट बना पाएगा। जो भी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ले लो या HDFC बैंक ले लो या ITC ले लो, उन्होंने इसी पाथ पे चला है। वो कभी भी 5 साल में इतनी बड़ी कंपनियां नहीं बन गई, उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म टारगेट रखा। मैं ये चाहता हूं आप अपने बिजनेस में भी जब करो तो सोच यही रखना कि भाई मेरी जितनी कैपेसिटी है उसमें मैं जितना ग्रो कर सकता हूं मैं करूंगा। कभी भी मैं ऐसा ओवर रिस्क नहीं लूंगा कि भाई मेरे पास कैपेसिटी 10 करोड़ की, मैं 30 करोड़ का लोन लेके कर रहा हूं। कभी नहीं, मत कीजिएगा। लोन लीजिए लेकिन बहुत कैलकुलेटिव, जब इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो और आपको लगे कि भाई इतनी लोन लेने से मेरा 2-3 साल तक का, तो वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या कि इस तरफ हम तो बढ़ा रहे हैं 20% से, बिजनेस में लोग नुकसान करते हैं 10-15% से। मैं हमेशा मेरे इन्वेस्टर को बोलता हूं कि आप अपने बिजनेस में भी स्टेबिलिटी से ग्रो करिए। म्यूचुअल फंड में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि स्टेबिलिटी से अपना फंड ग्रो करेगा, उस वे में वेल्थ क्रिएट होती है। और मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, ये सब तो एकदम फुल प्रूफ होना ही चाहिए, जो हमारे कैपिटल को, हमारे बिजनेस को, हमारे लिक्विड एसेट को प्रोटेक्ट करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल का खर्चा आ गया, 10 लाख का म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। लोग हमेशा बोलते हैं कि वॉरेन बफे ने इतना कैसे बना लिया, आप इतना कैसे बना के दोगे। तो भाई उसके लिए बहुत परिश्रम चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। हर मोमेंट में मैं ध्यान रखता हूं कि जो बढ़ा हुआ पैसा है वो टूट ना जाए, नीचे अगर मार्केट है उस अपॉर्चुनिटी को फटाफट ग्रैब कर ली जाए। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है एक अच्छे वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। हमेशा गोल लॉन्ग टर्म का रखिए,
शॉर्ट रन में कभी भी इतना कमाने जाओगे ना तो इतना गिर जाओगे कि फिर वापस उठने का प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हो? अगर प्लेन में एयर पायलट बनना है तो पहले साइकिल चला के देख लेना चाहिए, समझ रहे हो? पतंग उड़ा के देख लेना चाहिए, थोड़ी टेक्निक सीखनी चाहिए, एंड देन आपको लगे कि भाई अब मैं प्रिपेयर हूँ। कार के लिए कार में जाइए, ट्रक के लिए ट्रक में जाइए। एक बार मैंने ट्रैक्टर चलाया था, उस यूपी बिहार साइड गया था, तो सोचा ट्रैक्टर चलाया जाए। तो मुझे लगा कितना आसान होगा खेती करना है, ट्रैक्टर चलाना, लेकिन जैसे पैर रखा मैंने ट्रैक्टर गया, डिसबैलेंस हो रहा था, खेत के अंदर चला गया। तो कोई भी नई चीज आप जब करो तो पहले से उसको इतना आसान मत समझो कि आसान होगा। दिखने में आपको लगता है ट्रैक्टर कितना इजी है, लेकिन सबसे टफ अगर कोई व्हीकल है चलाना तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर है। अब मैं करणप्रीत से दरख्वास्त करूंगा कि आपके और भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप बेबाक कर सकते हैं। मुझे मेन अभी ये पूछना है कि जैसे मार्केट का अपन आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे मतलब देखो कि साइकोलॉजी के हिसाब से क्या मतलब मार्केट आगे। दो चीजें हैं अभी कि कंट्री में एक मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, लेकिन साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं। जैसे आज आप पर्सनली फील कर रहे होगे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, गूगल पे से पेमेंट हो जाता है, कोई भी चीज खरीदनी है तो आप तुरंत खरीद लेते हो। आपको बाइक लेनी है, आप सीधे शोरूम हर शहर में हर घर के नजदीक अवेलेबल है। फिर रोड, बिजली, पानी, तो होगा क्या कि कंज्यूमरिज्म तो बढ़ा ही है, पहले से ज्यादा ही हुआ है, भले मंदी है लेकिन चीजें इजीली अवेलेबल हो गई है। आपको कुछ खरीदना, आपके घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको आप कैमरे लगा के फैक्ट्री ऑपरेट कर सकते हो पूरी। तो हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि 2003-4 में अगर मुझे कुछ इंटरनेशनल बुक्स पढ़नी होती थी तो सूरत में अवेलेबल नहीं होती थी। मैं मुंबई जाता था, क्रॉसवर्ड में जाता था, तो वहां भी शायद कोई बुक ना मिले तो हम कैसे मतलब मुहैया कैसे कराए, अमेजोन वगैरह तो उस वक्त था नहीं। तो फिर 2005-6 आते आते हमें ऐसा लगा शायद अमेजोन 5-6 के आसपास, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब उस टाइम में नया था। जब हम कॉलेज में थे तो ये सब चीजें नहीं थी। तो हमेशा ये रहता था कि इंडिया में कोई ऑथर है जो कोई बुक लिखता ही नहीं है, और सारे जो बाहर के ऑथर है वो लोग बांटते हैं चीजों को, जबकि इंडिया में हमेशा होता था कि कोई बांटने में मानता ही नहीं था, कि कोई भी चीज हो तो भाई छुपा के अपने पास रखते थे। तो मैं कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके मुंबई जाके क्रॉसवर्ड में अप्लाई करता था कि भाई थोड़ा यूएस से बुक चाहिए मुझे, तो मंगा लो ना। तो ये जो चेंजेस हुआ है रैपिड, वो 2005 से लेके 2021 तक ये हुआ है। आप भी देख रहे होंगे 2005 में अपने सूरत की क्या स्थिति थी और आज क्या है। तो चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन अब ये क्या हुआ है कि वो कर्जा लेके ये सारी चीजें की गई है। अगर यही चीज प्रॉफिट के साथ की गई होती तो मैं श्योर बोलता कि यहाँ से आ जाएगा निफ्टी 25-30 हजार, लेकिन कर्जा भी अपने ऊपर ज्यादा है। डेट के साथ अगर आप ग्रो करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझ लो। तो ये अभी हुआ क्या कि पिछले 1-1.5 साल से नोट बहुत प्रिंट हुए हैं, तो ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल तेजी है। ये कॉन्क्रीट तेजी कब बन सकती है कि सही में अच्छे से सारे बिजनेस चले, सही में आपने उतना ग्रोथ किया है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मुझे लग रहा है कि 20,000 तक तो निफ्टी आ सकता है इस रैली में, और अगर गिरना ही होगा तो यहाँ से 14-15 हजार तक भी जा सकता है। 14-15 हजार की निफ्टी ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना लंबा जब जंप हुआ तो करेक्शन भी 10-15-20% तो आना ही चाहिए, और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानी जाएगी। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो कुछ सही काम करे, सही काम तो करे, सही वे में करे, समझ लो। आपकी या कोई भी फैक्ट्री होगी तो प्रोसेस, अगर मैं टेक्सटाइल का मुझे नॉलेज है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आया तो उसको वाइंडिंग मशीन में ही डालना होता है, फिर ट्विस्टिंग मशीन में ही डालना होता है, फिर वो बना के वॉर्पिंग मशीन में, उसके बाद समझ लो वीविंग मशीन में। तो अगर आप बोलोगे मैं यान लाके सीधा वीविंग मशीन पावर लूम में डाल दूं, चलने वाला है? नहीं चलने वाला। तो बस यही एक एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट से। अब वो कब होगा? जब मोदी जी थोड़ा ओपन माइंडेड होंगे, लोगों की सुनना शुरू करेंगे। शुरू में सबको अपने डिसीजन अच्छे लगते हैं, लेकिन जब 1-2 साल बाद सब बोलने लगते हैं तब रियलाइज होता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है।
गलत चीजों को छुपाने की कोशिश करोगे कभी सीख नहीं पाओगे। मेरा ये मानना है कि अगर गलती हुई है आपसे तो उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो आप सुधारोगे कैसे? जो मुझे अभी तक मोदी जी में नजर नहीं आया है कि उन्होंने गलती एक्सेप्ट की। वो अभी भी बोल रहे हैं कि और 5 साल मुझे दो। मैं तो ना दूं भाई। अगर ये 2 साल में कुछ ना हुआ कि उन्होंने सही ट्रैक पे जाने की कोशिश ना की, बाकी रोने धोने से, इमोशनल ड्रामा करने से थोड़ी कुछ होगा। समझ लो, ये इमोशनल ड्रामा कौन करता है, रोता कौन है? जिसे काम करना नहीं आता है। जिसे काम करना आता है वो इतना प्रैक्टिकल हो गया होता है कि उसको पता होता है मैं जो डिसीजन लेता हूं उसकी इंपैक्ट क्या होने वाली है। और अगर मुझे पता ही नहीं, उन्होंने वो हर डिसीजन लिए जिनकी उनको इंपैक्ट पता नहीं थी कि ये कर दूंगा तो सही, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे उन्हें नहीं पता था। उनको बोलने वाले बहुत लोग थे, रघुराम राजन था, मनमोहन सिंह थे, उर्जित पटेल था, लेकिन सुनने की आदत ही नहीं है। तो मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, ये सुनते नहीं है। तो वह दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। थोड़ा बोलना भी पड़ता है, थोड़ा सुनना भी पड़ता है। हमेशा ये हैबिट जब भी डेवलप करोगे, एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बार सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होके जा रहे थे, तो एक छोटे 6-7 साल के बच्चे ने बोला कि सर आपको बैट ऐसे रखनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, तो समझो सचिन तेंदुलकर का क्या आंसर होगा? 2 आंसर हो सकते थे। पहला कि चल तू बच्चा है, मेरे को मत सिखा। लेकिन सचिन तेंदुलकर इतना ओपन माइंडेड था कि उस बच्चे की बात भी सुनी। अच्छा, क्योंकि तूने जो चीज देखी मैं शायद ना देख पाया हूं। तो ये अप्रोच कभी भी हमेशा आप रखोगे लाइफ में। कोई भी एक रिक्शा हो सकता है कि रिक्शा वाले को किसी चीज में आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसके अनुभव आपसे ज्यादा हो, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप उसकी बात सुन ले। लेना ना लेना हमारे ऊपर है, लेकिन लेना तो चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। हाँ, अगर आप उस चीज को बराबर जानते हो और आपको लगता नहीं है गलत बोल रहा है, तो आपका एक डिसीजन हो सकता है। तो वही चीज है कि मोदी जी को इतने सारे जब लोग बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए कि भाई आप अगर होता है ना, एक बार एक फिल्म के डायरेक्टर मुझे मिले थे, तो पूरी क्रू उनको बोल रही थी, मैं पूछ रहा था कि क्या कर रहे हैं अपने डायरेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? तो बोले घर के बर्तन बेच के फिल्म बना रहे हैं। तो यही मोदी जी कर रहे हैं कि भाई सब बेच बाज के फिल्म तो बना रहे हैं, सब ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन बेच बाज के ग्रोथ करने का क्या मतलब है? सीधा है कि थोड़ा प्रॉफिट कीजिए, कंट्री को डेट फ्री कीजिए और एक्सपेंस करिए ना। आप कर्जा इतना बढ़ा दोगे फिर उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये एक गलती है। करणप्रीत की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत पीसफुल बंदा है। मुझे ऐसे बंदे बहुत पसंद है कि जो शांत स्वभाव के हो और ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करते हो, सवाल जवाब दोनों। अगर उनके माइंड में कोई सवाल होता है ना, एक सवाल निकाल दे, लेकिन एकदम मौके का सवाल निकाल दे कि भाई ये क्यों। कि उन्होंने बीच में एक क्वेश्चन किया था शायद कि जिस फंड में रिटर्न ज्यादा है वो हमने कम लिए राइट, और जिस फंड में रिटर्न कम है वो हमने ज्यादा लिए। तो इसका रीजन ये है कि स्टेबल चीजें जो होती है ना, हाँ जी, वो ज्यादा ली जाती है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप एक फिल्म बना रहे हो या एक क्रिकेट टीम बना रहे हो तो आप किसको ज्यादा लोगे? फिल्म बना रहे हो, अमिताभ को लोगे, शाहरुख खान को लोगे, आमिर खान को लोगे, तो आपके चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल। टीम बनाओगे तो सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, इनको लेगो। अगर आप बोलोगे कि भाई बालाजी, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, उनको टॉप पे ला दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी, क्योंकि होगा क्या कि मार्केट जब गिरेगा ना, तो ये जो अपन ने स्टेबल फंड लिए वो कम गिरेंगे, जबकि वो फंड बैलेंस हमको बना के रखना है। हमें कभी भी वन साइड नहीं कि किसी ने बोला कि स्मॉल कैप में तेजी है तो सारा फंड स्मॉल कैप में डाल दिया, वो गलती हमेशा कभी भी नहीं करनी है हमें। ये इतने साल के एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, क्योंकि मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, तो हमें पता है कि उसका नतीजा क्या होता है। शुरू में अच्छा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे रह जाते हैं। फिर उसको क्या टाइम पे बुक करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं ज्यादा प्रॉफिट बुक करके ये करके टैक्स की लायबिलिटी बढ़ाओ, आप वहीं के वहीं आ जाओगे। तो उससे बेटर है कि चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। बहुत रेयर हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं या बहुत रेयर एवरेजिंग करते हैं। मुझे लगता है कि एक अकाउंट में 1 लाख तक की लिमिट दी है गवर्नमेंट ने, तो साल भर में 1 लाख का ही प्रॉफिट हर अकाउंट में हो, मैं उस वे में मैनेज करता हूँ।
कि कभी भी ऐसा ना हो कि 5 लाख प्रॉफिट हो गया और बाकी टैक्स भरना पड़ा। और मैं हर साल टैक्स लेते रहता हूँ, वो ये जो 1-1 लाख है वो लेते रहता हूँ। उससे होगा क्या कि अगर 15 साल तक हमने बुक ही नहीं किया प्रॉफिट, तो 15वें साल इतनी बड़ी लायबिलिटी हो जाएगी टैक्स की। तो उससे अच्छा है कि हर साल लाख लाख रुपए का टैक्स जो अपने को मिली है लिमिट, जो और वो भी राइट टाइम पे, अभी राइट टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स के लिए मैं गलत टाइम पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। अभी पिछले 1.5 साल से हमने क्या कुछ नहीं बेचा। अभी मुझे लगेगा कि भाई बेचनी ऐसा है तो दिवाली के बाद या दिसंबर में तो मैं थोड़ा माल बेचूंगा। लेकिन पोर्टफोलियो में एसआईपी को मैनेज हम इस वे में कर रहे हैं कि वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें लगा तब हमने डेट में एसआईपी स्टार्ट कर दी थी कि बेचने से अच्छा बेटर है कि कैश जनरेट करो, कि मार्केट गिरे तो उस कैश को हम वापस इक्विटी में यूटिलाइज कर सके। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है? जैसे अपना कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, तो जैसे अपन 20% एनुअली निकाल रहे हैं, तो फॉर एट द एंड ऑफ 20 इयर्स आप उसको कहाँ देखते हैं? मतलब अगर एसआईपी को इसमें से निकाल दो, मान लो कि लमसम आज के दिन हमने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो 20 ईयर पे कितना अमाउंट बनेगा? अगर 16.5% का सीएजीआर आप निकालोगे तो 15 साल, हर 15 साल में 1 जीरो ऐड हो जाएगा। 15वें साल 10 गुना हो जाएगा आपका पैसा। मतलब 1 करोड़ पे अगर मैंने 15 साल तक 16% या 16.5% का सीएजीआर निकाला, तो हर 15 साल में 1 जीरो ऐड हो जाएगा एसेट के पीछे। अब ये 16.5% जो सीएजीआर है इतनी इजी भी नहीं है। इजी कब हो जाता है? जब हमें पूरी फ्रीडम मिलती है। अब मान लो कि मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था बुर्ज खलीफा, तो मैंने स्टडी किया था कि बुर्ज खलीफा कैसे बना था। तो एक ऐसे आर्किटेक्ट को उसमें अपॉइंट किया गया था, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया गया था जो वो चीज बना सकते थे। उसकी पूरी प्रोसेस मैंने देखी थी यूट्यूब पे कि बेस कैसे खड़ा करना है। और वहां दुबई में तो कितनी गर्मी, तो लोग जब स्लैब में पानी डालते थे तो उसको ठंडा करने के लिए रोज की इतनी बर्फ मंगाते थे, समझ लो। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकल नॉलेज होती है ना, ये चाहिए, तब जाके बुर्ज खलीफा दुबई बनता है। कि भाई उसकी डिजाइन, पहले तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी डिजाइन कैसे होगी, उसका हमें लेआउट प्लान कैसे बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे बनाना पड़ेगा, समझ लो। क्योंकि कोई भी डिजाइन ऐसा थोड़ी कि मैं स्क्वायर बॉक्स बना दूं और 150 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दूं। तो उन्होंने पहले तो विंड को स्टडी किया कि भाई यहाँ विंड कैसे आती है, गर्मी, सूरज कहां से, गर्मी कहां से आती है। तो उस वे में उसका डिजाइन किया गया कि भाई इस वे में डिजाइन करते हैं तभी जाके ये बिल्डिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो वो पहला जो फुटस्टेप होता है, सारे फैक्टर्स, हाँ, पहली जो ब्लूप्रिंट बनती है वहां से काम शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोल दिया बिल्डिंग खड़ी हो गई। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको 100 गुना करना है पैसा, तो कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो कम से कम इतने साल इतना अमाउंट की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी। टारगेट हमारा क्लियर है। अगर मान लो कि अभी भी आप श्योर नहीं हो, अगर आप बोलोगे केवीर भाई मुझे आज 1 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 30वें साल 100 करोड़ बनाना ही मेरा लक्ष्य है, गोल आपका क्लियर होगा, तो मैं उस हिसाब से आज से शुरू करूंगा, आज से नींव डालना शुरू करूंगा उसकी, तब जाके वो 30वें साल 100 करोड़ बनेगा। ये मैं हर दर्शक मित्र से बता रहा हूं कि हर चीज पॉसिबल है, 100 या 500 करोड़ भी पॉसिबल है, लेकिन सामने वाले एक बंदे को फेथ होना चाहिए कि केयूर भाई जो बोल रहे हैं वो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। मेरे बैक डेटा देख लो, मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो 2008 से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं मिटा दूंगा उसमें से, लेकिन उनका रिकॉर्ड आप देख सकते हो कि उन्होंने अराउंड 13 साल में 8 गुना एसेट की है। 8 गुना एसेट 13 साल में। 15 साल के लिए 2 साल नजदीक है, 2023 में वो 15 साल हो जाएंगे, 23 या 24 में। उस वक्त पे उनका पैसा, अगर 1 करोड़ का मैंने 10 करोड़ बना दिया है, तो फिर 10 करोड़ का 100 करोड़ भी बन सकता है। और ये चीजें हमने शुरू भी की है। अभी हम लोग उसके लिए 1% फीस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो बनाने के लिए हमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और फिर एक एसेट के बाद वो क्रिएट होगा। एक इन्वेस्टर ने मुझे बताया था कि आप वीडियो में हमेशा 1 करोड़ का 100 करोड़ क्यों बोलते हैं, 10 लाख का 10 करोड़ क्यों नहीं बोलते, या 1 लाख का 1 करोड़ क्यों नहीं बोलते। तो मैंने उनको बताया था कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर 100 करोड़ पे पहुंचना है ना, तो 1 CR जितना इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए।
इसका रीजन है कि 5 लाख को मुझे मैनेज करना है। 5 लाख में मैं क्या क्या ले सकता हूं? 5 लाख में मैं क्या ले सकता हूं? अगर मान लो आज मुझे एक MRF का स्टॉक लेना है, 80,000 का तो एक स्टॉक है, तो मैं 5 लाख में क्या कर सकता हूं? या मुझे पेज इंडस्ट्री का स्टॉक लेना है, 32,000 का स्टॉक है, तो मैं क्या 2-4 स्टॉक में खत्म हो गया कि ना मेरे पास एवरेजिंग के लिए पैसे होंगे? तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट का नियम ये है कि जो बड़ी मछलियां होती है ना, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। ये बड़ी मछली पैसा लेके बैठी है, कैपिटल लेके बैठी है, वो जब चाहे एवरेज कर सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर वो चीज नहीं कर पाते। तो मेरा पहले तो ये कहना है कि पहले आप जो भी SIP कर रहे हो 50 लाख पे पहुंचिए। 50 लाख पे आप जैसे पहुंचोगे, मैं आपको धीरे धीरे स्टॉक्स में भी काम करवाना शुरू करूंगा। जैसे 1 CR पे आप पहुंचोगे, हम निफ्टी फ्यूचर भी काम। लेकिन जो चीज मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता, मैं आपको कैसे दूं? मेरा पोर्टफोलियो में उसी विजन से बना रहा हूं, मुझे 500 करोड़ बनाना है, लेकिन उसके लिए मैंने भी कुछ डिसिप्लिन रखी है। मैं लेके ही बैठा हूं 25 लाख और मैं कर दूं निफ्टी फ्यूचर खेलने लगूं, तो डिस्ट्रॉय ही होता रहेगा, वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। पहले बढ़ने तो दो। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक लॉजिक ये भी मैं देता हूं लोगों को कि जब मान लो कि भाई किसी की शादी हुई, बच्चा हुआ, बच्चा अभी 1 साल का है, आप बोलोगे भाई कमा के दे। 1 साल का बच्चा कमा के दे सकता है? नहीं दे सकता। आप उसको बड़ा तो होने दो, थोड़ा एजुकेशन दो। 15 साल का होगा तब आप एक देखोगे कि 1 करोड़ का फंड मेरा 8-10 करोड़ का हुआ है। 100 करोड़ ऐसे लगता बहुत दूर है, लेकिन अगर छोटे छोटे स्टेप में किया जाए काम, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब वो पहले साल 3 साल में हो सकता है कि 1% का रिटर्न ना मिले, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। अब जैसे ही बच्चा 3 साल का हुआ, तो वहां से थोड़ा आपको लगेगा हाँ चलने फिरने लगा है, बोलने लगा है, तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 5-6 साल का हुआ, आपको लगा अब इसमें इतनी समझ सकती है कि वो कुछ सीखने लायक बन गया है, तो आप उसको स्कूल में भेजते हो। फिर आगे बढ़ता है प्री मैच्योर एज में, आपको लगता है कि हाँ ये 10 कंप्लीट हो गया, अब इसका SSC प्लान करना है। अब तब तक आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी रखते हो, तब तक आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं SIP करके इतना कॉर्पस बना रहा हूं जो बाद में वो पैसा मुझे कमा के देगा। आज आप पैसा कमा रहे हो, मेरा ये मानना है कि मैंने वो नॉलेज लिया है कि पैसा मेरे लिए काम कर रहे हैं, पैसे मेरे को कुछ कमा के दे रहे हैं, यही एक विचारधारा है। और जैसे ही बच्चा 18 साल का हुआ, यानी कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 18 साल रखा, तब जाके रियल ग्रोथ तो 18-20 साल बाद शुरू होता है, समझ लो। क्योंकि तब तक आपने इतना बड़ा कॉर्पस कर लिया होता है कि उस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड ही इतना आता होगा, जितना आपने पहले 5 साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, उतना तो उस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड आता रहेगा आपको। और दूसरी बात यह कि सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है, आपने अपना म्यूचुअल फंड का बच्चा मुझे दिया है, तो मैं उसको कैसे परवरिश देता हूं, उसके ऊपर है कि वो 100 करोड़ बनेगा, 10 करोड़ बनेगा, 50 करोड़ बनेगा। समझ लो, परवरिश बहुत। किसी भी एडवाइजर को अगर दे दोगे और ये सोचोगे 30 साल में 40 साल में पैसा बढ़ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका पालन पोषण कैसे होता है, कितनी केयर की जाती है, वन काइंड ऑफ। आपने मुझे अपने मान लो कि गांव की जमीन है, आपकी गांव की जमीन है, आप बोलोगे मेरे पास अभी वक्त नहीं है, ये जमीन दी है आपको केयूर भाई, इस पर आपको जो फसल उगानी होगा, हम तो साल के अंत में एक क्रॉप लेने आएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, आपको इतना पार्ट दे देंगे। तो एक अगर अच्छा माली अपॉइंट करोगे तो आपको ज्यादा मुनाफा करके देगा। जिसको अगर एजुकेशन है एग्रीकल्चर का, तो आपको ज्यादा मुनाफा करके देगा। वो सोचेगा कि अच्छा ये मौसम ऐसा है तो ये क्रॉप डालू, अच्छा मौसम बदल गया तो ये भी डाल सकता हूँ। अगर ज्यादा प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेगा, आम के पेड़ के नीचे कोई ऐसा डालू जिसको सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं, तो जमीन का पूरा यूज करेगा, कहाँ कटाई करनी है, कहाँ छटाई करनी है, समझ लो। तो कुछ लोग अंदेशा हो जाता है कि इस भाई पपाया ज्यादा चलेगा, कुछ लोग उस गिनती में गलत साबित होते हैं कि भाई मौसम तो पपाया डालने का था, मैंने डाल दिया खरबूजा, समझ लो। तो वो सब करके जिसका स्टडी ज्यादा होगा, जिसका नॉलेज ज्यादा होगा, जिसका अनुभव ज्यादा होगा, जिसकी प्रैक्टिस एथिकल होगी, जो ये सोच के ही काम कर रहा है कि जितना मेरे सेठ कमाएंगे उतना मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। हम लोग 1% फीस इसलिए रख रहे हैं कि भाई मेरे को भी एक मोटिवेशन रहे कि भाई जितना एसेट ग्रो करेगा, 1% का मतलब ये नहीं है कि मैंने 100% इक्विटी में डाल दिया। 1% हम इसलिए ले रहे हैं कि पैसे को बचाए, टूटते मार्केट में पैसे को बढ़ाए और बढ़ते मार्केट में मैक्सिमम बढ़ाए, उस वजह से हमने 1%।
तो मेरा इंटेंशन क्या रहेगा कि आपकी एसेट जितनी ज्यादा बढ़ेगी, अगर मान लो आज आपका 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे मैं 1% मतलब 1 लाख का फीस ले रहा हूं साल का, तो मैं हमेशा मेरी इंटेंशन ये रहेगी कि आपका फंड 2 करोड़ जल्द से जल्द कैसे हो जाए बिना रिस्क लिए। क्योंकि अगर रिस्क लिया कि 100% इक्विटी में डालने से 2 करोड़ थोड़ी बन जाएगा, तो मार्केट क्रैश हो गया 50% हो जाएगा पैसा, तो मुझे अगले साल 50,000 ही मिलेगी, या हो सकता है कि वो 50 लाख भी आप निकाल दो, भाई रहने दो, आपसे काम नहीं करना है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मैनेज करते हैं कि मुझे लग रहा है कि 18,000 मार्केट है, डेट में लेना है, थोड़ा डेट लेके रखो, 14,000 आएगा वापस इक्विटी में लूंगा तो और जल्दी से बढ़ेगा पैसा। तो सेफ्टी के साथ मैं आगे बढ़ाने के प्लानिंग से चलता हूं, जिसके ऊपर मुझे 1% फीस एवरी ईयर मिलती रहे। तो इस इंटेंशन से काम करते हैं कि भाई एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का पूरा बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, कि 500 करोड़ लाने की मैं कोशिश करता हूं, तब जाके गाड़ी कहीं 100-150 करोड़ पे आके रुकती है। तो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि 24% CAGR कैसे निकाला जाए। 50 लाख 1 CR के जो पोर्टफोलियो होते हैं, जब मेरे पास अभी 4 करोड़ के भी जो पोर्टफोलियो है, तो मुझे पहला प्रेफरेंस उनको देना पड़ेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बाद में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि छोटे बड़े सबका एक ही ट्रांजेक्शन में, एक ही स्विच में ट्रांजेक्शन हो जाए, सबके पोर्टफोलियो में एक साथ लिए जाए। क्योंकि आज की डेट में दिक्कत ये हो रही है कि सबके ट्रांजेक्शन मुझे अलग अलग करने पड़ते हैं, ये इन्वेस्टर का देखा, फिर दूसरे इन्वेस्टर का देखा, और ये चीजें कोई करता नहीं है। आप मार्केट में जितने भी एडवाइजर देख लो, सबने SIP करके भूल गए, ये जो डीप का जो बेनिफिट लेना था किसी ने लिया नहीं है। या ना कोई प्रॉफिट बुकिंग का फैसिलिटी देता है, ना स्विचिंग का फैसिलिटी देता है। लोगों को लगता है कि स्विचिंग करने से या प्रॉफिट बुकिंग करने में हमारा कोई स्वार्थ होगा, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करना चाहिए, टाइम टू टाइम स्विचिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे कभी भी 16.5 या 18% CAGR कभी नहीं आने वाला। आप कभी भी, आप तो पंजाब से हो तो आपको आइडिया होगा, गेहूं का मैंने बीज बो दिया, अब मैं शांति से घर पे बैठ जाऊंगा तो क्या अपने आप उग जाएगा? कब उसमें पानी डालना है, कब खाद डालना है, कब सूरज की रोशनी देनी है, एक टाइम आएगा आपको उस टाइम पे ही कटिंग करनी है, वापस नया क्रॉप लेना है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए, ये सब नहीं करोगे तो कैसे होगा? शुरुआती स्टेज में मैं ये काम 2008-9 से कर रहा था, तो लोग मुझे गाली दे रहे थे, ये क्या कर रहे हो, ये इसमें से इसमें डाल रहे हो, उसमें से उसमें डाल रहे हो। वो ये समझ रहे थे कि इनको कुछ कमीशन का स्वार्थ होगा, जबकि मेरा इंटेंशन ये था कि ये सब एक्सपेरिमेंट करने से ही तो गेम सीखी जाएगी। बिना एक्सपेरिमेंट के आप चांद पे पहुंच सकते हो क्या? चांद पे पहुंचना है तो भैया एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट आपके बेनिफिट के लिए ही थे। हो सकता है शुरुआती फेज में हमारे 10 में से 5 डिसीजन गलत होते थे, 5 सही होते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते हम उस लेवल पे पहुंच गए कि आज 10 में से 9 डिसीजन तो हमारे राइट होते ही हैं। शायद कोई एक डिसीजन होगा जो गलत साबित हो सकता है, लेकिन वो भी हमने उसके भी डिसिप्लिन बनाया है, वो कभी भी हम बड़ी गलती कभी नहीं करने वाले। स्टेबिलिटी से 100 करोड़ पे पहुंचना है, वो गेम हमने सीख ली है। दूसरे बिजनेसमैनों के कुछ गलतियों से हमने सीखा है, जैसे रतन टाटा की गलतियों से कुछ सीखा है, कुछ विजय माल्या की गलतियों से सीखा है, कुछ अनिल अंबानी की गलतियों से सीखा है। तो इन सब की गलतियों से सीखना है और उनसे आगे बढ़ना है। सब हम तो चाहते हैं मुकेश अंबानी गलती ना करे लेकिन वो गलती कर देगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको और कुछ क्वेश्चन हो तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। तो करणप्रीत जी ने आज काफी अच्छे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर क्वेश्चन खड़े किए, जिसके मैंने बहुत लंबे आंसर दिए। ये एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जो मैं एग्रीकल्चर के या क्रिकेट टीम के या समझ रहे हो फिल्म एक्टर्स के, ये जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो आपकी क्लैरिटी के लिए दे रहा हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल्स, हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स है, समझ लो। अगले वीडियो में हम लोग, ये मैंने जो रतन टाटा की या अनिल अंबानी की जो स्टोरी बताई, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा उसको, कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी जो हमें नहीं करनी है। तो हम लोग क्या है कि एक तो मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, प्लस बहुत सारा चीजों पे रोज का रोज अप्लाई करता हूँ। लोग सोचते हैं इन्वेस्टर्स के कि आप कहाँ रहते हो, खोए रहते हो, कभी फोन नहीं आता, कभी दिखते नहीं हो। तो मैंने बोला जब मिलने आऊंगा तो अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू करूंगा, मिलूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पीस ऑफ माइंड से काम करना है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना चाहिए, ताकि क्या है कि कोई वो गलत एनर्जी कोई आ ना जाए। हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर के ग्रह खराब हो,
उस वक्त वो मेरे साथ फोन पे बात कर ले, झगड़ा हो जाए, दिमाग खराब करे। तो बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल का नाम है म्यूचुअल फंडा और दूसरा नाम है केयूर लवाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। आप भी मेरी ओपन माइंडेड और पॉजिटिव इन्वेस्टर की टीम में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9998893739। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।